हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपन स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी लाइन टू लाइन फॉर नीट सीरीज में चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। तो देखो, सबसे पहले जो चीज़ अपन को समझनी चाहिए वो ये कि मॉर्फोलॉजी क्या होती है। तो देखो, लॉजी वर्ड का आप मतलब समझते हैं, लोगस से बना है, जिसका मतलब होता है स्टडी करना, ठीक है। और मॉर्फ वर्ड का मतलब होता है शेप और साइज। तो अगर अपन किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फीचर की स्टडी कर रहे हैं तो उसे अपन क्या कहेंगे, मॉर्फोलॉजी कहेंगे, ठीक है। तो स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स जो होगा उसे अपन क्या कहेंगे, मॉर्फोलॉजी। और अपन को इस चैप्टर में किसकी मॉर्फोलॉजी स्टडी करनी है, फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट से अपना क्या मतलब है, अपन किस प्लांट की करने वाले, सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म प्लांट को यहाँ पर देखने वाले, ठीक है। तो ये सब अपने यहाँ पर स्टार्टिंग में पैराग्राफ में दे रखा है। अब देखो, सबसे पहले जो अपन को अच्छे से समझना है कि जब एक सीड जर्मिनेट होता है तो उसमें दो तरह के स्ट्रक्चर निकलते हैं। एक निकलता है जो रेडिकल, और एक स्ट्रक्चर निकलता है जिसे कहते हैं प्ल्यूम्यूल। क्या कहते हैं, प्ल्यूम्यूल, ठीक है। तो रूट जो अपना सबसे पहला टॉपिक है वो कहाँ से निकलती है, रेडिकल से निकलती है। कहाँ से निकलती है, रेडिकल से। तो रूट इन मेजोरिटी ऑफ डाइकोट प्लांट द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल, मतलब रेडिकल का इलोंगेशन हो जाएगा। जैसे मान लो ये रेडिकल है तो इसका इलोंगेशन होने लगेगा और एक स्ट्रक्चर डेवलप होने लगेगा जिसे अपन क्या कहेंगे, प्राइमरी रूट। क्या कहेंगे, प्राइमरी रूट। फिर इससे ब्रांच निकलेगी, ये क्या कहलाएगी, सेकेंडरी रूट। फिर इससे और ब्रांच निकलेगी जो टर्सरी रूट। ऐसे चलता रहेगा। और इस तरीके के रूट के पैटर्न को अपन कहते हैं टैप रूट सिस्टम। क्या कहते हैं, टैप रूट सिस्टम। और ज़्यादातर डाइकोट में इसी तरह का रूट सिस्टम होता है। तो क्या लिखा हुआ है, द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट विच ग्रो इनसाइड द सॉइल। इट बियर लेटरल रूट, उस पर लेटरल रूट होगी। जो पहली लेटरल रूट निकलेगी वो सेकेंडरी, उससे निकलेगी जो टर्सरी। इस तरीके से चलता रहेगा। प्राइमरी रूट और इसकी ये सारी ब्रांचेज मिलकर क्या बनाती है, टैप रूट सिस्टम बनाती है। क्या बनाती है, टैप रूट सिस्टम। और ऐसा टैप रूट सिस्टम अपन को एक एग्जाम्पल बुक में दे रखा है, मस्टर्ड। तो मस्टर्ड अगर आपको पूछे तो उसमें कौन सा रूट सिस्टम होता है, टैप रूट सिस्टम। और डाइकोट प्लांट पूछे तो भी उसमें क्या लिखना है, टैप रूट सिस्टम। एक होता है मोनोकोट प्लांट में क्या होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। अब इसमें क्या होता है, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो ये रेडिकल है तो रेडिकल के इलोंगेशन से एक प्राइमरी रूट बनती है, लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड होती है और ये डीजनरेट हो जाती है। अब इस जगह से ही बहुत सारी क्या होगी, और छोटी छोटी सी बहुत सारी रूट्स निकल जाएगी और ये एक फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसे फाइब्रस रूट कहते हैं। तो इन मोनोकोट द प्लांट द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड। जो प्राइमरी रूट होगी वो कम समय के लिए होगी और वो रिप्लेस कर दी जाएगी लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। और ये सारी रूट अराइज करती है कहाँ से, बेस ऑफ स्टेम से। अब क्योंकि ये सब बेस ऑफ स्टेम से चलती है इसलिए फाइब्रस रूट को आप ट्रू रूट नहीं बोल सकते। ये कौन सी रूट में आएगी, एडवेंशियस रूट में आएगी। किस में आएगी, एडवेंशियस रूट में, ठीक है। और एडवेंशियस रूट क्या होता है, देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ, इन सम प्लांट लाइक ग्रास, मॉन्स्टेरा, बनियन ट्री, रूट अराइज फ्रॉम पार्ट अदर देन रेडिकल, उसे अपन क्या कहेंगे, एडवेंशियस रूट। और फाइब्रस रूट भी एक तरह की क्या होती है, एडवेंशियस रूट ही होती है, क्योंकि ये स्टेम के बेस से निकल रही है, ठीक है। देखो यहाँ जो साइड में डायग्राम बना रखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, अच्छे से समझे इसको। देखो ये नीचे जो पूरा सिस्टम है इसे अपन कहेंगे रूट सिस्टम। अब रूट सिस्टम में क्या आता है, ये प्राइमरी रूट, ये उससे निकलने वाली ब्रांच, सेकेंडरी रूट, फिर टर्सरी रूट, इसके आगे रूट कैप भी होगी जो अभी अपन आगे पढ़ेंगे, रूट हेयर भी होंगे। ये सब स्ट्रक्चर किस में आते हैं, रूट सिस्टम में। और ऊपर जो स्ट्रक्चर जा रहा है ये अपने क्या होगा, शूट सिस्टम। अब इसमें से जिस जगह से लीफ निकल रही है ये सारी जगह कौन कौन सी, ये जगह, ये वाला एंड, ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन, ये सारी, ये क्या कहलाएगी, नोड कहलाएगी। क्या कहलाएगी, नोड। और ये एक नोड है, ये एक नोड है, और इसके बीच का ये पोर्शन क्या कहलाएगा, इंटर नोड कहलाएगा। जब एक नोड से साइड में ब्रांच या लीफ निकलती है तो उस पोजीशन को कहते हैं अपन एक्साइल पोजीशन। क्या कहते हैं, एक्साइल। और उस एक्साइल पोजीशन पर बड होती है, उस बड को अपन क्या कहते हैं, एक्सिलरी बड भी कहते हैं, ठीक है। और ऊपर क्या शो कर रखा है, देखो लीफ वगैरह आप सब जानते ही हो। उसके अलावा इस पर फ्रूट लग सकते हैं, फ्लावर लग सकते हैं, ठीक है।
अब आगे बढ़ते, देखो अभी तक अपन को क्या क्या याद रखना है। डाइकॉट प्लांट में कौन सी रूट होती है, टैप रूट, और उसका एक एग्जाम्पल भी दे रखा है मस्टर्ड, उसमें पूछे तो भी टैप रूट। मोनोकॉट में कौन सी रूट होती है, फाइब्रस रूट होती है, ठीक है। किसका, इसका एक एग्जाम्पल अपने क्या लिखा हुआ है, एकदम साफ साफ लिखा हुआ है वीट, अपन इसका एक एग्जाम्पल याद कर सकते हैं, ठीक है। फिर एडवेंशियस रूट किस किस के अंदर होती है, मॉन्स्टेरा, बनियन ट्री, इनमें जो रूट होती है वो क्या होती है, एडवेंशियस रूट होती है। अगर कोई पूछे फाइब्रस रूट कौन सी होती है, तो ये भी एक तरह की एडवेंशियस रूट ही है, क्योंकि इसमें भी रेडिकल से जो रूट निकली थी वो तो शॉर्ट लीव थी और वो रिप्लेस हो रही है, और फिर स्टेम के बेस से बहुत सारी रूट्स निकल रही हैं। अब है रूट के मेन फंक्शन क्या होते हैं, मतलब जनरली रूट किस लिए बनाई जाती है प्लांट में। तो रूट जो होती है वो प्लांट में क्या करती है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है, मिनरल का एब्जॉर्प्शन करती है सॉइल से, प्लांट को प्रॉपर एंकरेज प्रोवाइड करती है, मतलब होल्ड करने का काम करती है, ठीक है। इसके अलावा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी रिलीज करती है, ठीक है। तो ये रूट के क्या होंगे, प्राइमरी फंक्शन। हालांकि यहाँ लिखा हुआ है स्टोरिंग ऑफ रिजर्व फूड, ये भी लिखा हुआ है, लेकिन ये मेनली मॉडिफाई फंक्शन में आएगा, ठीक है। फिर अपन को ये कुछ डायग्राम दे रखे हैं, ये एडवेंशियस रूट के हैं, ये फाइब्रस रूट के हैं, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। अगर वैसे अपने देखें कि रूट कितने तरह की होती है, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि 3 तरह की होती है। कौन कौन सी, टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंशियस रूट, ठीक है। एनसीईआरटी में देखो इस जगह पर ऐसे लिखा हुआ है टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंशियस रूट, लेकिन कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखते हैं कि फाइब्रस रूट भी कौन से वाली रूट है, एडवेंशियस रूट ही है। अगर इन दोनों में फ़र्क देखना हो तो क्या होगा, फाइब्रस रूट में जिस जगह से ये फाइबर निकल रहे हैं उस जगह पर पहले एक रूट निकलती है, एक्चुअल रूट, ट्रू रूट निकलती है, हाँ वो रिप्लेस हो जाती है, इसमें ऐसा नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है द रीजन ऑफ रूट। रूट में बहुत सारे अलग अलग क्या होते हैं, रीजन्स होते हैं, तो आप इस डायग्राम से अच्छे से देख पा रहे हैं। देखो ये स्टार्टिंग का रीजन है जिसे कहते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। इसकी क्या खासियत होती है, इसकी जो सेल होती है स्मॉल होती है, उसमें थिन वॉल होती है, क्योंकि जब सेल डिवाइड करती है बार बार तो उसे मतलब सेकेंडरी टर्सरी सेल वॉल बनाने का टाइम नहीं मिलता। तो स्मॉल सेल्स होती है, थिन वॉल सेल होती है, वैक्यूल एब्सेंट होती है क्योंकि वैक्यूल मैच्योर सेल में दिखती है, डेंस साइटोप्लाज्म में होता है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्मिक का जो रेशियो होगा वो हाई होगा। हाई न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो जो होता है वो भी यही हिंट करता है कि ये क्या करेगी, सेल डिवाइड करने वाली होगी। और इसमें जो प्राइमरी सेल वॉल और प्लाज्मोडेस्माटा जो होंगे वो क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये सारी खासियत वाली जो सेल होगी वो किस में पाई जाएगी, अपने रीजन ऑफ मेरिस्टेम में, ये पहला रीजन है। उसके जस्ट पीछे की तरफ जो रीजन है ये वाला, इसे कहेंगे रीजन ऑफ इलोंगेशन। और ये रीजन जो होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रोथ के लिए। किसके लिए होता है, ग्रोथ के लिए। और इसकी सेल डिवाइड तो नहीं करती, पर जैसे मान लो ये एक सेल थी, ये दूसरी सेल थी, तो ये सेल ऐसे लंबी हो जाएगी, ठीक है, तो वो रीजन ऑफ इलोंगेशन। उसके बाद जो पीछे का ये रीजन है इसे कहते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन। इसमें परमानेंट सेल होगी और इन सेल में रूट हेयर निकालने की एबिलिटी होगी। यहाँ से रूट हेयर निकलेंगे, तो रूट हेयर कहाँ से निकलते हैं, एपिडर्मल सेल से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं, एपिडर्मल सेल से। अब एक बार वापस देखते हैं कौन कौन से रीजन है अपने। पहला है रीजन ऑफ मेरिस्टेम, फिर है रीजन ऑफ इलोंगेशन, और फिर कौन सा है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रीजन ऑफ मेरिस्टेम जो होता है वो बेसिकली उसकी सेल कैसी होती है, स्मॉल, थिन वॉल, वैक्यूल एब्सेंट, डेंस साइटोप्लाज्म, हाई न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो, प्लाज्मोडेस्माटा होंगे और प्राइमरी सेल वॉल होगी। फिर रीजन ऑफ इलोंगेशन, ये जो सेल है ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि इसमें क्या होगा, सेल डिवाइड तो नहीं करेगी लेकिन साइज में, लेंथ में लंबी हो जाएगी। रीजन ऑफ मैच्योरेशन, उसमें एपिडर्मल सेल होती है जहाँ से रूट हेयर निकलते हैं, परमानेंट सेल है, इसका मतलब डिवीजन की एबिलिटी नहीं रखेगी। अब क्योंकि रीजन ऑफ मेरिस्टेम वो रीजन है जहाँ से सेल डिवाइड करके ग्रोथ करवाती है, तो इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। यही वजह है कि इसके ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है थिम्बल शेप एक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, मेरिस्टेम को प्रोटेक्ट करता है। क्या ये सब में होता है, नहीं। एक्वेटिक प्लांट में इसकी कोई नीड नहीं है, एरियल रूट में इसकी कोई नीड नहीं है, और सेकेंडरी रूट में इसकी कोई नीड नहीं है, सिर्फ प्राइमरी रूट की टिप पर होती है, ठीक है। ये सब अपने यहाँ लिखा हुआ है। टोटल कितने रीजन होते हैं, रीजन ऑफ मेरिस्टेम, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। अगर आपको पूछे रूट हेयर कहाँ से निकलते हैं, तो रीजन ऑफ मैच्योरेशन से। नेक्स्ट है अपने मॉडिफिकेशन। देखो मॉडिफिकेशन वर्ड इस चैप्टर में बार बार आएगा। मॉडिफिकेशन वर्ड का क्या मतलब है कि जो
प्रॉपर काम में स्ट्रक्चर का वो ना करके कुछ और काम करने के लिए अपने अंदर कुछ चेंजेस लाना, उसे कहते हैं मॉडिफिकेशन। तो रूट इन सम प्लांट चेंज देयर शेप और स्ट्रक्चर। क्या क्या चेंज कर रही है? शेप चेंज कर रही है, स्ट्रक्चर चेंज कर रही है। और क्यों कर रही है? क्योंकि वो दूसरे फंक्शन परफॉर्म कर पाए अदर देन प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी कौन सी थी? यहाँ देखो एनसीईआरटी प्राइमरी फंक्शन क्या लिख रही? एब्जॉर्प्शन, वाटर और मिनरल को वो क्या करना, अपने ट्रांसपोर्ट करना और एंकर करना। अब इसके अलावा वो जो भी फंक्शन करेगी, जैसे सपोर्ट में हेल्प करेगी, फूड स्टोरेज में हेल्प करेगी, रेस्पिरेशन में हेल्प करेगी, उसे अपन मॉडिफाई कहेंगे। अब अपन को तीन ही मॉडिफिकेशन अच्छे से करने, एक सपोर्ट के लिए, एक फूड स्टोरेज के लिए और एक रेस्पिरेशन में। तो पहले है फूड स्टोरेज के लिए। तो टैप रूट ऑफ कैरेट, टर्निप और एडवेंशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो, ये सब फूड स्टोर करती है। तो इनमें ये प्लांट की रूट क्या मॉडिफाई करके कर रही है? फूड स्टोर कर रही है। लेकिन फ़र्क क्या है? कैरेट और टर्निप जो होता है वो टैप रूट होती है, और जबकि स्वीट पोटैटो जो है वो एक तरह की कौन सी रूट है? एडवेंशियस रूट है। ठीक है। बनियन ट्री में जो होती है प्रॉप रूट आती है। क्या आती है? प्रॉप रूट। और मेज में कौन सी होती है? स्टिल्ट रूट। अब बनियन ट्री आपने सब देख रखा होगा, ऐसे एक बड़ा सा ट्री है, इसकी मान लो ये ब्रांचेस निकल रही है इस तरफ, तो इसकी ट्री की ब्रांचेस से ऐसे नीचे की तरफ हैंगिंग स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, जैसे कि इस पीछे वाले डायग्राम में आप देख पा रहे हो। तो ये सारी रूट कौन सी है? प्रॉप रूट है। ठीक है। अब ये प्रॉप रूट कौन सी रूट होगी बताओ? एडवेंशियस रूट है या नहीं है? एडवेंशियस रूट है, क्योंकि ये कहीं और से निकल रही। और मेज जो होता है, सपोज करो ये मेज का स्टेम है, तो मेज के स्टेम के सबसे बॉटम से यहाँ से ऐसे रूट निकलती है, और ये रूट जो होती है स्टिल्ट रूट कहलाती है। अगेन ये भी कौन सी रूट है? एडवेंशियस रूट है। अब ये तो हो गया, पहले अपन ने कैरेट, टर्निप, पोटैटो पढ़ा था, स्वीट पोटैटो। इन सब में तो अपने जो मॉडिफिकेशन है वो किसके लिए? फूड स्टोरेज के लिए। प्रॉप रूट और स्टिल रूट जो मॉडिफिकेशन है वो किसके लिए? सपोर्ट के लिए। अब अपन पढ़ेंगे न्यू मेटाफोर, और ये किसके लिए है? ये जो है अपने रेस्पिरेशन के लिए। तो जो स्वैम्पी एरिया होते हैं, जैसे कि राइजोफोरा प्लांट में न्यू मेटाफोर होते हैं। अब ये क्या करते हैं, इसको आप इस डायग्राम से देख पा रहे हैं। देखो यहाँ पे प्लांट जो होता है, सॉइल रूट जो अंदर जाएगी, ये मान लेते हैं जो अपने लेवल है उससे नीचे चली गई। यहाँ पर प्लांट, ये रूट क्यों गई? एंकर करने के लिए, बाकी के काम करने के लिए। लेकिन यहाँ अंदर एयर नहीं होती, क्योंकि स्वैम्पी एरिया है, दलदल जैसा एरिया, तो यहाँ एयर नहीं होती, तो रेस्पिरेशन नहीं कर पाती। ऐसे केस में इनकी रूट पहले नीचे जाएगी और फिर वापस कहाँ आ जाएगी? ऊपर आ जाएगी। ठीक है। तो ये इस प्लांट के पास में जितने भी आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हो, ये इसके नीचे से आए हुए वापस रूट के टिप है, और इन पे छोटे छोटे से पोर होते हैं, जिन्हें न्यू मेटाफोर कहते हैं, जिनसे गैस एक्सचेंज होगा। ठीक है। तो ये सब अपने रूट के बारे में था। एक बार जल्दी से वापस मॉडिफाई फंक्शन, मेन फंक्शन देख लेते हैं। मेन फंक्शन कौन सा होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, ट्रांसपोर्टेशन टू एरियल प्लांट, एंकर करना सॉइल के अंदर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर सिक्रेट करना। मॉडिफाइड में कौन सा आएगा? स्टोर्ड फूड। कैरेट और टर्निप और रेडिस में होता है टैप रूट। स्वीट पोटैटो, एस्परगस, इसमें कौन सी होती है? एडवेंशियस रूट। ये कहाँ एग्जाम्पल दे रखा है? देखो ये दे रखा है आपको। ठीक है। और ये तीनों हो गए, टर्निप, कैरेट और स्वीट पोटैटो यहाँ पे दे रखे हैं। सपोर्ट के लिए कौन कौन सी होती है? प्रॉप रूट और स्टिल्ट रूट। प्रॉप रूट किस में होती है? बनियन में। स्टिल्ट रूट किस में होती है? मेज में। और ये दोनों रूट कौन सी है? एडवेंशियस रूट है। रेस्पिरेशन में कौन सी रूट होती है? राइजोफोरा। और इनमें जो पोर होता है वो क्या कहलाता है? न्यू मेटाफोर। राइजोफोरा में रेस्पिरेटरी रूट होती है, और उनके जो पोर होते हैं उन्हें न्यू मेटाफोर कहते हैं, जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं स्टेम की तरफ, और स्टेम करने से पहले देखो अपन एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसे कहते हैं बर्ड। देखो बर्ड जो होती है वो तीन तरह की होती है, टर्मिनल या एपिकल बर्ड, एक्सिलरी बर्ड और एडवेंशियस बर्ड। देखो टर्मिनल बर्ड कौन सी होती है? जैसे कि ये वाली जगह पर बर्ड आएगी तो उसे टर्मिनल बर्ड कहेंगे, और इस जगह पर बर्ड आएगी तो उसे क्या कहेंगे? एडवेंशियस बर्ड कहेंगे। और लीफ वगैरह या किसी और जगह से बर्ड निकलती है तो उसे क्या कहेंगे? एडवेंशियस बर्ड। वापस रिपीट कर रहा हूँ एक बार, ये मान लेते हैं ब्रांचिंग हो रही है, तो यहाँ इन सब की टिप पे जो लगेगी वो टर्मिनल या एपिकल बर्ड कहलाएगी। यहाँ पर जो बर्ड होगी उसे अपन क्या कहेंगे? एक्सिलरी बर्ड। और इन दो की जगह के अलावा कहीं और से अगर बर्ड निकलेगी तो वो एडवेंशियस बर्ड। जनरली टर्मिनल या एपिकल बर्ड जो होती है वो या तो लीफ बनाती है, ठीक है, या तो क्या लीफ ही बनाती है, और एक्सिलरी बर्ड जो होती है वो ब्रांच बनाती है या क्या बना सकती है? फ्लावर। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लो यहाँ टिप पर अगर अपने बर्ड है
तो वो थोड़ी देर से क्या बनाएगी, लीफ बनाएगी और फिर इसके आगे से ग्रोथ और हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ये स्टेम था, ये ब्रांचिंग थी और यहाँ पर बर्ड है, तो यहाँ से या तो और ब्रांच निकल सकती है या यहाँ पर क्या लग सकते हैं, फ्लावर लग सकते हैं। ये जनरल पैटर्न है, एक्सेप्शन हर जगह देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेम। तो पहले तो अपन स्टेम को रूट से अलग करते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कुछ स्टेम जो होते हैं वो ग्राउंड के अंदर होते हैं और कुछ रूट जो होती है वो ग्राउंड के बाहर है। तो आप क्या देखकर बताएंगे कि ये स्टेम है या लीफ? तो जो रूट जो होती है वो हमेशा नीचे की तरफ जाएगी, मतलब पॉजिटिव जियोट्रोपिज में शो करेगी, जबकि स्टेम क्या करते हैं, पॉजिटिव फोटोट्रोपिज में शो करते हैं और नेगेटिव जियोट्रोपिज में शो करते हैं। सबसे की डिफरेंस है ये वाला पॉइंट। जब आप एक स्टेम को देखते हैं तो स्टेम पर नोड होते हैं और इंटरनोड भी होते हैं। रूट पे कभी भी नोड और इंटरनोड नहीं होंगे। स्टेम जो होंगे उन पे एक टर्मिनल और एक्सिलरी बड भी होगी, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट ऑफ एक्सिस। असेंडिंग मतलब जनरली ऊपर की तरफ चढ़ने वाला पार्ट होता है, जिसके ऊपर ब्रांचेज होती है, लीव्स होती है, फ्लावर होते हैं, फ्रूट होते हैं। इट डेवलप फ्रॉम प्ल्यूम्यूल। रूट कहाँ से निकलती है, रेडिकल से। स्टेम कहाँ से निकलता है, प्ल्यूम्यूल से। द स्टेम के ऊपर क्या होते हैं, नोड्स होते हैं और इंटरनोड भी होते हैं। द रीजन ऑफ स्टेम वेयर लीव्स आर बोर्न, उसे अपन क्या कहेंगे, नोड। नोड कौन सी जगह होती है, जहाँ से लीफ निकलती है उसे नोड कहेंगे। फिर वापस जहाँ से लीफ निकलेगी उसे नोड कहेंगे और इनके बीच के पोर्शन को क्या कहेंगे, इंटरनोड। द स्टेम के ऊपर बड भी होती है जो टर्मिनल भी हो सकती है और एक्सिलरी भी हो सकती है, ठीक है, अभी मैंने बताया था। उसके अलावा एडवेंसियस भी होती है जो और जगह से निकलती है। स्टेम इज जनरली ग्रीन व्हेन यंग। जब छोटे होते हैं तो उसमें स्टेम ग्रीन कलर का होता है, बड़े होने पर वो स्टेम कैसे होता है, वुडी डार्क ब्राउन हो जाता है। स्टेम के मेन फंक्शन क्या होते हैं, तो स्टेम के मेन फंक्शन क्या होते हैं, ब्रांचिंग को फैलाना, ब्रांचेज को फैलाना, उसके ऊपर लीफ लगाना, फ्लावर लगाना, फ्रूट लगाना, कंडक्ट करना वाटर, मिनरल्स और फोटोसिंथेट को। फोटोसिंथेट लीफ में बनेंगे, उसको पूरी बॉडी में करना, नीचे से जो वाटर आएगा उसको ऊपर सब जगह फैलाना। ये सब काम किसका होता है, स्टेम का। अब इसके अलावा स्टेम दूसरे फंक्शन भी परफॉर्म करता है। स्टोरेज, तो ये मॉडिफिकेशन में आएगा। सपोर्ट, ये मॉडिफिकेशन में आएगा। प्रोटेक्शन, ये मॉडिफिकेशन में आएगा। वेजिटेटिव प्रोपगेशन, वो मॉडिफिकेशन में आएगा। तो वो देखते हैं अपन। तो सबसे पहले मॉडिफिकेशन में आते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम ऐसे स्टेम जो ज़मीन के अंदर हो, उन्हें क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम। जैसे कि पटेटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीकन, कोलोकेशिया, ये सब अंडरग्राउंड स्टेम है। और ये क्यों मॉडिफाई हुए हैं, ताकि ये क्या स्टोर कर सके, फूड स्टोर कर सके। दे ऑल्सो एक्ट एज ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन। पेरिनेशन मतलब अनफेवरेबल कंडीशन को पार करने में ये हेल्प करेंगे, क्योंकि इनके अंदर फूड है तो इससे प्लांट अनफेवरेबल कंडीशन में फूड भी ले सकता है, ठीक है। इसके अलावा स्टेम से कभी कभी ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, स्टेम टेंड्रिल। क्या कहते हैं, स्टेम टेंड्रिल। अब ये ऑब्वियस थिंग है किसके लिए है, सपोर्ट के लिए। ये क्या करते हैं, डेवलप होते हैं किससे, एक्सिलरी बड से। एक्सिलरी बड से डेवलप होके किसी भी चीज़ पर होल्ड करके प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। किस में होते हैं, इन सब प्लांट में होते हैं, कुकुम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन, ठीक है, जो इन सब में होते हैं। और किस में होते हैं, ग्रेप वाइन में होंगे, ठीक है। एक आपके पीछे भी आएगा पी के अंदर भी टेंड्रिल होते हैं, लेकिन वो टेंड्रिल कौन से होंगे, लीफ टेंड्रिल होंगे। कौन से होंगे, लीफ टेंड्रिल। और ये अभी कौन से टेंड्रिल है, स्टेम टेंड्रिल। कुछ केस में एक्सिलरी बड जो होती है वो कांटे जैसे स्ट्रक्चर बना लेती है जिन्हें थ्रॉन कहते हैं। लीफ में भी कांटों जैसे स्ट्रक्चर आएंगे जिन्हें अपन स्पाइन कहेंगे, ठीक है। तो थ्रॉन और स्पाइन अलग अलग होते हैं। थ्रॉन किसके मॉडिफिकेशन होते हैं, स्टेम के मॉडिफिकेशन होते हैं। किस प्लांट पर होते हैं, सिट्रस प्लांट में होते हैं, बोगनविलिया में होते हैं। और ये क्या करते हैं, इनकी वजह से जो ब्राउजिंग एनिमल है, ग्रेजिंग एनिमल्स है, वो प्लांट को कंज्यूम नहीं कर पाते। एरिड रीजन जो होता है, जहाँ ड्राई एरिया होता है, वहाँ स्टेम फ्लैट हो जाता है, जैसे कि ओपनसिया में, या फ्लैसी सिलेंड्रिकल हो जाता है जैसे यूफोर्बिया में। और ये क्या करता है, क्लोरोफिल कंटेन करता है और क्या परफॉर्म करता है, फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करता है। कुछ अंडरग्राउंड स्टेम जैसे कि ग्रास, स्ट्रॉबेरी, ये जो होते हैं ये क्या करते हैं, स्प्रेड टू न्यू नीस, अलग जगह पे फैलने लगते हैं और ओल्डर पार्ट जो होते हैं इनकी डाई कर जाते हैं और नए प्लांट क्या करते हैं, बनाते हैं। जैसे आपने देखा होगा ग्रास वगैरह लगाने के लिए अपन क्या करते हैं, थोड़ी बहुत ग्रास लाके ऐसे खुली खुली छोटी छोटी सी लगा देते हैं और फिर ये खुद ही ग्रो करके पूरा कवर कर लेती है एरिया, ठीक है। मिंट और जैस्मीन में भी ऐसा ही होता है।
पिस्टिया, आइकोनिया, ये सब भी रिप्रोडक्शन में, ये जितने भी एग्जाम्पल यहाँ दे रखे हैं ये सब स्टेम से क्या शो करते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन शो करते हैं। ठीक है, तो एक बार अपन वापस यहाँ शॉर्ट में करते हैं। देखो फूड स्टोरेज के लिए कौन से थे, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीकंद और कोलोकेशिया। सपोर्ट के लिए था स्टेम टेंड्रिल जिसमें ये सब आते हैं। प्रोटेक्शन के लिए क्या था, थ्रॉन जिसमें ये सब आते हैं, सिट्रस और बोगनविलिया। फोटोसिंथेसिस करने के लिए कौन कौन से होते हैं, ओपनसिया और यूफोरिया। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में ये सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे, ग्रास, स्ट्रॉबेरी, मिंट, जैस्मिन, पिस्टिया, आइकोनिया, बनाना, पाइनएप्पल, क्राइसेंथम, ये सब। ठीक है, एक स्टेम के मॉडिफिकेशन अपनी बुक में नहीं दे रखा, लेकिन एक तो होते हैं एरियल मॉडिफिकेशन, एक होते हैं सब एरियल मॉडिफिकेशन। तो एरियल मॉडिफिकेशन में आते हैं एक्सिलरी बर्ड के मॉडिफिकेशन, जिससे या तो टेंड्रिल बनता है या थ्रॉन बनता है, ये अभी अपन ने किए थे ये एग्जाम्पल। और फोटोसिंथेटिक जो बनना वो भी एरियल मॉडिफिकेशन, जैसे ओपनसिया में फ्लैट होता है, यूफोर्बिया में सिलेंड्रिकल होता है। सब एरियल मॉडिफिकेशन में आते हैं रनर, ऑफसेट, स्टोलन, सकर। इनके आगे मैंने एग्जाम्पल लिख दिए हैं। ठीक है, रनर कौन सा है, ऑफसेट कौन सा है, स्टोलन कौन सा है, सकर कौन सा है, और ये सब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में हेल्प करते हैं। अंडरग्राउंड में भी आते हैं ट्यूबर, बल्ब, कॉम, राइजोम, और इन सब के भी मैंने एग्जाम्पल लिख दिए हैं कौन कौन सा है, ये सब भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे लेते हैं अपन लीफ। देखो लीफ जो होता है वो प्लांट पर, स्टेम पर लेटरल साइड में लगती है, एक फ्लैट स्ट्रक्चर होती है, और वो कौन सी बर्ड से निकलती है, हमेशा एपिकल बर्ड से निकलती है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि ये स्टेम है और ये नोड है, ये नोड है और ये नोड है, और इस पे क्या निकलेगी, लीफ निकलेगी। जो लीफ पहले निकलेगी वो नीचे होगी, जो लीफ बाद में निकलेगी वो ऊपर होगी। तो इसका मतलब न्यू लीफ हमेशा कहाँ होगी, ऊपर होगी। तो देखो फ्लावर और लीफ के केस में दो टर्म इस्तेमाल करते हैं, एक होता है एक्रोपिटल और एक होता है बेसिपिटल। ठीक है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये नाम जो है वो तो गैस करने आसान है, एक्रो मतलब टिप, बेसल मतलब बेस में, लेकिन कौन, न्यू स्ट्रक्चर, न्यू लीफ या न्यू फ्लावर कहाँ लगे हुए हैं, ऊपर लगे हुए हैं, तब तो उसे कहेंगे एक्रोपिटल, और न्यू चीज नीचे हो तो उसे कहेंगे बेसिपिटल। लीफ हमेशा एक्रोपिटल ऑर्डर में लगती है, मतलब नई लीफ हमेशा ऊपर होगी, पुरानी लीफ हमेशा नीचे होगी। फ्लावर एक्रोपिटल ऑर्डर में भी लगते हैं और बेसिपिटल ऑर्डर में भी लगते हैं। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है लीफ कहाँ से, डेवलप्ड एट नोड एंड बियर अ बर्ड इन एक्साइल। मतलब लीफ जब भी निकलेगी तो उसके एक्साइल पोजीशन पे, मतलब ये लीफ निकल गई, इस वाली पोजीशन पर एक बर्ड होगी जिसे क्या कहेंगे, एक्सिलरी बर्ड। अब यहाँ एक्सिलरी बर्ड से या तो ब्रांच निकल सकती है, और या फिर इसी जगह पर क्या निकल सकता है, फ्लावर हो सकता है। ठीक है, लीफ ओरिजिनेट फ्रॉम सूट एपिकल मेरिस्टेम एंड अरेंज इन एक्रोपिटल ऑर्डर, ये अपन समझ चुके हैं। ये एक वेजिटेटिव ऑर्गन ही है, और किसके लिए होता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। अब एक लीफ में जनरली क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, तो जनरली जैसे मान लो मैं एक लीफ बनाता हूँ ऐसे, ठीक है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे अपन कहेंगे पिट्यूल। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे कहेंगे लीफ ब्लेड, क्या कहेंगे, लीफ ब्लेड। और जिस जगह से ये जुड़ेगी उसे अपन क्या कहेंगे, लीफ बेस, क्या कहेंगे, लीफ बेस। तो टोटल कितने स्ट्रक्चर हो जाएंगे, 3, लीफ बेस, पिट्यूल, और क्या हो जाएगा, लीफ ब्लेड, जिसे लीफ लेमिना भी कह सकते हैं। ठीक है, तो लीफ बेस, पिट्यूल और लीफ लेमिना। पहला अपन लेते हैं, द लीफ अटैच टू द स्टेम बाय लीफ बेस एंड मे बियर अ टू लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये वो जगह है जहाँ पे लीफ बेस है, ठीक है, और इसके एक इधर और एक इसके पीछे की तरफ, मतलब दो साइड बाय लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकल सकते हैं, जिसे अपन क्या कहेंगे, स्टिप्यूल, सॉरी। ठीक है, इन मोनोकॉट द लीफ बेस एक्सपांड इनटू अ सीथ लाइक कवरिंग, और उसे पूरा या आधा कवर कर लेता है। मतलब मोनोकॉट में क्या होता है, जैसे मान लो ये लीफ है और ये नीचे बेस था, तो बेस इसके चारों तरफ ऐसे कवर बना लेता है। ठीक है, तो ऐसा कवर बना सकता है, ऐसा किस में होता है, मोनोकॉट में होता है। कुछ लेग्यूम प्लांट जो होते हैं उसमें लीफ बेस फूल कर मोटा हो जाता है, उसे कहते हैं पल्विनस। ठीक है, ये सब अपने लीफ बेस के बारे में था। लीफ बेस के बारे में क्या था, स्टेम जिस जगह, लीफ जिस जगह से स्टेम पर जुड़ती है उसे लीफ बेस कहते हैं। इस पे साइड में दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं जिसे स्टिप्यूल कहते हैं। मोनोकॉट में ये लीफ बेस इस पिट्यूल को चारों तरफ से ऐसे घेर सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, और पल्विनस क्या होते हैं, जो लीफ बेस होता है वो फूल जाता है, ऐसा किस में होता है, लेग्यूम प्लांट में होता है। ठीक है,
अब पिटियोल क्या करता है, देखो पिटियोल की हेल्प से ये लीफ ब्लेड जो है वो थोड़ी दूर तक जा सकती है स्टेम से, ठीक है। तो इट होल्ड द ब्लेड टू द लाइट, ये लाइट में क्या करता है, ब्लेड को क्या करता है, होल्ड करता है। ये लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, मतलब लंबा है, थिन है और फ्लेक्सिबल है, और इसकी वजह से ये लीफ ब्लेड जो होती है विंड आने पर ऐसे फ्लटर करती रहेगी, हिलती रहेगी, टूटेगी नहीं, ठीक है। और इससे हमेशा इसको फ्रेश एयर मिलती रहेगी। अब लेमिना या लीफ ब्लेड, ये ग्रीन एक्सपांडेड पार्ट है लीफ का, इसके ऊपर ऐसी लाइंस दिखती है अपन को, इन लाइंस को वेन एंड वेनलेट्स कहते हैं। देर इज यूजुअली अ मिडल प्रोमिनेंट वेन, जनरली एक बीचों बीच एक बड़ी सी डार्क, मतलब ऐसे मोटी सी स्ट्रक्चर होती है जिसे क्या कहते हैं, मिड रिप कहते हैं। और फिर उस मिड रिप से क्या होता है, और भी स्ट्रक्चर निकल रहे रहते हैं जो वेन और वेनलेट्स कहलाते हैं। ये सब क्या करते हैं, चैनल की तरह काम करते हैं और इधर उधर सारी चीज़ों को फैला देते हैं। साथ में इनकी वजह से लीफ का शेप बना रहता है। तो ये क्या करते हैं, देर इज ये देखो क्या लिखा, वेन प्रोवाइड रिजिडिटी टू लीफ ब्लेड एंड ऑल्सो एक्ट एज चैनल फॉर ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है वेनिशन। तो देखो वेनिशन जो होता है उस पे वेन और वेनलेट्स अरेंज होते हैं। वेन और वेनलेट्स का अरेंजमेंट लीफ के ऊपर क्या कहलाएगा, वेनिशन कहलाएगा। ये दो तरह का हो सकता है, ध्यान से सुनना। पहला वेनिशन होता है जिसमें एक मेनली मिड रिप निकलेगी और उसकी साइड में ब्रांच निकलेगी और फिर उससे बहुत सारी वेनलेट्स निकलेगी और वेनलेट्स निकल के पूरा एक जाली जैसा स्ट्रक्चर बना लेगी, ये कहलाता है रेटिकुलेट। दूसरा होता है जिसमें एक मिड रिप होती है और उसमें साइड में से ही बहुत सारी और वेन्स निकलती हैं और इसको क्या कहते हैं, पैरेलल वेनेशन। क्या कहेंगे, पैरेलल वेनेशन। अब लीफ दो तरह की हो गई वेनेशन के बेसिस पर, एक रेटिकुलेट और एक कौन सी हो गई, पैरेलल। लीफ ऑफ डाइकॉट जो होती है वो जनरली क्या शो करती है, रेटिकुलेट वेनेशन, और लीफ ऑफ मोनोकॉट जो होती है वो जनरली कौन सा वेनेशन शो करती है, पैरेलल वेनेशन। तो वेनेशन क्या होता है, वेन और वेनलेट्स का लीफ के ऊपर अरेंजमेंट क्या कहलाता है, वेनेशन कहलाता है। वेनेशन कितने तरीके के होंगे, दो तरीके के, रेटिकुलेट और पैरेलल। रेटिकुलेट कौन शो करता है, जनरली डाइकॉट शो करता है, और पैरेलल कौन शो करता है, मोनोकॉट शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट अपने हैं टाइप ऑफ लीफ। तो देखो लीफ जो होती है वो दो तरह की हो सकती है, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। फिर कंपाउंड लीफ भी दो तरह की होगी, एक होगी पिनेट और एक होगी पामेट। अब किस बेसिस पर सिंपल और कंपाउंड होता है, तो ध्यान सुनना, ये अपने लीफ ब्लेड है, ठीक है। तो लीफ ब्लेड की जो बाउंड्री है या तो इंटैक्ट होनी चाहिए या कटी फटी है तो भी चलेगी, लेकिन उसका ये जो इंसिजन है ये अंदर तक नहीं जाना चाहिए। ऐसे केस में उसे क्या कहेंगे, सिंपल लीफ। क्या लिखा हुआ है कि लेमिना इज एंटायर और व्हेन इनसाइज द इंसिजन डू नॉट टच द मिड रिप। ऐसे केस में जो लीफ होती है उसे सिंपल लीफ कहते हैं। कंपाउंड में क्या होगा कि जो इंसिजन होंगे और वो अंदर तक चले जाएंगे। अब ध्यान से सुनना, दो पैटर्न हो सकते हैं। जैसे मान लो ये स्ट्रक्चर है और ये तो अपने क्या हो गया, पिटियोल हो गया, और ये लीफ थी, तो इसके इंसिजन हुए और इंसिजन कहाँ तक आगे, इस कॉमन एक्सिस तक आगे, एक ही पॉइंट पर आगे सब। तब तो जो लीफ बनेगी कुछ ऐसी हो जाएगी जिसे कहेंगे पामेट लीफ, जैसे कि सिल्क कॉटन में होता है। एक और तरीका क्या हो सकता है, ये पिटियोल है, ये पिटियोल के आगे क्या है, मिड रिप, और ये मान लो लीफ थी। अब इस केस में इंसिजन आएंगे और मिड रिप तक चले जाएंगे, इसका मतलब वो एक कॉमन पॉइंट तक नहीं गए। ऐसे केस में इस मिड रिप को तो कहेंगे रेकिस। क्या कहेंगे, रेकिस। और जो कंपाउंड लीफ का पैटर्न होगा उसे कहेंगे पिनेट लीफ, जैसे कि नीम में, बबूल में, इनमें सब में होती है। तो रेकिस वर्ड जो है किसके लिए इस्तेमाल होता है, पिनेट लीफ के केस में। और कंपाउंड लीफ में ये जो छोटी छोटी सी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है इन्हें लीफलेट कहते हैं। इन दोनों में पिटियोल दिख रहा है, इस वाले में क्या है, सारे एक ही कॉमन पॉइंट तक आ गया है, और इसमें एक मिड रिप तक आते हैं जिसे रेकिस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपने फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी क्या होती है कि एक ब्रांच या स्टेम पर लीफ कैसे अरेंज है। तो मान लो कि ये नोड है, एक लीफ यहाँ पर और एक लीफ यहाँ पर, एक लीफ यहाँ पर, एक लीफ यहाँ पर, जैसा कि इस वाले में देख पा रहे हो, तो चाइना रोज में इसे कहते हैं अल्टरनेट पैटर्न। तो ये फाइलोटैक्सी कहलाती है कि भाई लीफ कैसे अरेंज है। तो तीन तरह की फाइलोटैक्सी होती है, अल्टरनेट, अपोजिट और वर्ल्ड। अल्टरनेट में हर नोड से सिर्फ एक ही लीफ निकलती है, एक बार इस तरफ, एक बार इस तरफ, एक बार इस तरफ, एक बार इस तरफ, ठीक है। फिर होती है अपने अपोजिट। अपोजिट में क्या होता है कि हर नोड से दो लीफ निकलती है एक दूसरे के सामने।
और फिर होती है वर्ल्ड, जिसमें हर नोड से बहुत सारी लीफ निकलती है और एक पूरा सर्कल जैसा बना लेती है, जैसे कि एलेस्टोनिया में होता है। ठीक है, सबसे कॉमन टाइप कौन सा है? अल्टरनेट जो होता है वो सबसे कॉमन टाइप का होता है। नेक्स्ट है मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। तो देखो लीफ के क्या क्या मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। एक तो लीफ से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल सकता है, जैसे कि स्टेम टेंड्रिल था वैसे कि वैसे ये है, इसे क्या कहेंगे? लीफ टेंड्रिल। ये पी में होता है और ये भी काम सेम करता है, क्लाइंबिंग ही कराता है। क्या कराएगा? क्लाइंबिंग ही कराएगा। स्टेम टेंड्रिल जो होता है वो किस में होता है? अपने वाटरमेलन, कुकर बीटा फैमिली, इन सब में होता है। ठीक है, और साथ में किस में होगा? ग्रेप वाइन में। जबकि लीफ टेंड्रिल किस में होता है? पी में होता है। ठीक है, थ्रॉन और स्पाइन दोनों जो होते हैं कांटे लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। थ्रॉन अपन ने पहले पढ़े थे, बोगनविलिया में थे, वो भी प्रोटेक्शन करते हैं, स्पाइन भी प्रोटेक्शन करते हैं, लेकिन थ्रॉन स्टेम से बनते हैं, ये लीफ से बनते हैं। ठीक है, जैसे कि कैक्टस में क्या होते हैं? स्पाइन होते हैं, जबकि बोगनविलिया में, सिट्रस प्लांट में क्या होते हैं? थ्रॉन होते हैं। कुछ प्लांट में लीफ जो होती है फ्लैसी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है, जैसे ऑनियन में, गार्लिक में, और फूड स्टोर करती है। एक ऑस्ट्रेलियन अकेसिया जो होता है उसमें क्या होता है कि ये मान लो पिटियोल है और ये लीफ है, तो लीफ तो थोड़े दिन बाद में झड़ जाती है। अब फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? तो ये पिटियोल एक्सपांड हो जाएगा और लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा। ऐसा किस में होता है? ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में। द लीव्स आर स्मॉल एंड शॉर्ट लीव, द पिटियोल इन दीज प्लांट एक्सपांड एंड बिकम ग्रीन एंड सिंथेसाइज फूड। लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवोरस प्लांट, जैसे पिक्चर प्लांट में, वो अलग अलग शेप में मॉडिफाई होती है ताकि इंसेक्ट को क्या कर सके? ट्रैप कर सके, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप में होता है। तो ये अपना लीफ और लीफ का क्या था? मॉडिफिकेशन था। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे बढ़ते हैं, जो कि टॉपिक है अपने इनफ्लोरेसेंस। तो देखो इनफ्लोरेसेंस से समझने से पहले अपन ये समझते हैं कि फ्लावर क्या होता है। तो देखो फ्लावर बेसिकली क्या है? मॉडिफाइड सूट है। मॉडिफाइड सूट कैसे, इसको समझते हैं। देखो जनरली एक सूट में क्या होता है? एक लाइन होती है, मतलब ये एक एक्सिस है, और इस पर अपन क्या बनाते हैं? नोड, और नोड से क्या निकलती है? लीव्स निकलती है। ठीक है, और ये अपन और लीव्स निकल गई, ये एक और लीव्स निकल गई। अब इसको अपन को कंडेंस करना है। कंडेंस मतलब इसके इंटर नोड को क्या कर देना है? कम कर देना। तो ये एक नोड, ये दूसरा नोड, ये तीसरा नोड, ये फोर्थ नोड। और अब जितनी भी यहाँ से लीफ निकल रही थी उन सबको अलग अलग तरीके में क्या करना है? मॉडिफाई कर देना। तो उससे अपना क्या बन जाएगा? फ्लावर बन जाएगा। तो फ्लावर एक मॉडिफाइड सूट होता है। मैंने 4 नोड क्यों बनाए थे? क्योंकि फ्लावर में 4 वर्ल होते हैं, अभी अपन आगे देखेंगे। ठीक है, अ फ्लावर इज मॉडिफाइड सूट वेयर सूट एपिकल मेरिस्टेम चेंज इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। इंटरनोड डू नॉट इलोंगेट, मतलब इंटरनोड नहीं बढ़ेंगे, इसीलिए फ्लावर को कंडेंस्ड सूट भी कहते हैं। ठीक है, द एपेक्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लोरल अपेंडेज। फ्लोरल अपेंडेज निकलते हैं जो कि बेसिकली किसके मॉडिफिकेशन जैसे हैं? लीफ की जगह पर वो बन जाते हैं। अब यहाँ पर जो होता है फ्लावर कैसे लग रहे हैं? तो व्हेन अ सूट टिप ट्रांसफर इनटू फ्लावर इट इज ऑलवेज सॉलिटरी। मतलब ये सूट की टिप थी और इस पर फ्लावर लग गया। ठीक है, तो अब बस बात खत्म हो गई। ऐसे केस में सॉलिटरी फ्लावर लगेंगे, एक ही फ्लावर लगेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि एक से ज़्यादा फ्लावर लगते हैं, उनका फ्लोरल एक्सिस पर अरेंजमेंट कैसा है उसे कहते हैं इन्फ्लोरेसेंस। फ्लोरल एक्सिस को समझने के लिए अपन इस डायग्राम को समझते हैं। सपोज करो कि ये एक एक्सिस है और यहाँ पे नोड था, यहाँ पे नोड था, और ये नोड से क्या ये लीफ निकल रही है। तो ये पोजीशन तो है एक्सिलरी पोजीशन। ठीक है, यहाँ से क्या निकल सकते हैं? फ्लावर निकल सकते हैं। अब ये जो लाइन है ये किसको डिनोट कर रही है? फ्लोरल एक्सिस को। इस फ्लोरल एक्सिस पर फ्लावर कैसे लग रहे हैं उसको कहेंगे इन्फ्लोरेसेंस। कैसे लगने का क्या मतलब है? ऐसा हो सकता है कि फ्लोरल एक्सिस के टिप पर फ्लावर लगे, या ऐसा हो सकता है फ्लोरल एक्सिस की टिप पर कभी फ्लावर नहीं लगे और यहीं से फ्लावर निकले। तो 2 तरीके के फ्लावर हो जाएंगे, एक हो जाएगा रेसिमोज और एक क्या होगा? साइमोज। दोनों में क्या फ़र्क है? ध्यान से सुनना। जैसे रेसिमोज है तो उसमें ये फ्लावर एक्सिस क्या की? ग्रो की, और इस फ्लावर एक्सिस में यहाँ पर क्या होनी चाहिए थी? लीफ होनी चाहिए। तो लीफ के एक्साइल पोजीशन से फ्लावर लग गया, फिर फ्लावर एक्सिस और ग्रो कर ली, फिर यहाँ से फ्लावर लग गया, फिर और ग्रो कर ली, यहाँ पे फ्लावर लग गया, या और ग्रो करती जाएगी और फ्लावर लगते रहेंगे। तो इस पैटर्न को अपन कहते हैं रेसिमोज, जिसमें फ्लावर एक्सिस हमेशा ही ग्रो करती रहेगी, वो कभी भी फ्लावर में टर्मिनेट नहीं होगी। ठीक है, और इस केस में फ्लावर एक्रोपिटल ऑर्डर में लगेंगे, नए फ्लावर ऊपर लगेंगे, पुराने फ्लावर नीचे लगेंगे। एक होता है साइमोज, इसमें क्या होता है? ये फ्लोरल एक्सिस है और ये टर्मिनेट हो जाएगा फ्लावर में। तो अब क्या होगा?
यहाँ पर मान लेते हैं कि नोड लीफ थी, तो यहाँ से और एक एक्सिस मतलब एक और ब्रांच जैसी निकल जाएगी और इसके ऊपर क्या लगेंगे, फ्लावर लग जाएंगे। तो इसमें देखो ये एक थी, यहाँ से फ्लावर बन गया, तो यहाँ से और निकल गया, फिर इस वाली नोड से और फ्लावर निकल गया। तो इसमें जो नए फ्लावर होंगे वो हमेशा नीचे होंगे, पुराने फ्लावर जो होंगे वो ऊपर होंगे। और इस वाले केस में फ्लोरल एक्सिस हमेशा टर्मिनेट करेगी किसके अंदर, फ्लावर के अंदर, तो इसको कहेंगे साइमोज। तो दो तरीके के फ्लावर इनफ्लोरेसेंस होते हैं, रेसिमोज और साइमोज। मेन पॉइंट क्या है, इसमें फ्लोर एक्सिस हमेशा कंटिन्यू ग्रो करेगी, इसमें फ्लोर एक्सिस टर्मिनेट हो जाएगी। इसमें फ्लावर एक्रोपिटल ऑर्डर में लगेंगे, इसमें फ्लावर बेसिपिटल ऑर्डर में लगेंगे। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि फ्लावर के बारे में कुछ और पॉइंट देखते हैं। एकदम सिंपल से पॉइंट है। फ्लावर एक रिप्रोडक्टिव यूनिट है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने के लिए होती है। उसमें टोटल 4 वर्ल होते हैं। कितने वर्ल होते हैं, 4, और चारों के चारों वर्ल एक स्वेलन एंड पर लगे रहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, थैलेमस या रिसेप्टेकल्स। देखो 4 वर्ल होंगे, वो एक ऐसे स्वेलन एंड पे लगे होंगे जिसे रिसेप्टेकल्स कहेंगे, और इसके नीचे एक डंडी होगी जिसे पेडिसल कहेंगे। अब इस पे 4 वर्ल कौन से होते हैं, तो सबसे पहला वर्ल होता है कैलिक्स, उसके बाद होता है कोरोला, उसके बाद होता है एंड्रोसियम, और सबसे अंदर की तरफ कौन सा होता है, गाइनोसियम। तो कौन कौन से वर्ल होंगे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। इसमें से कैलिक्स और कोरोला जो है एक्सेसरी वर्ल कहलाते हैं, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं लेकिन खुद रिप्रोड्यूस या गैमेट वगैरह नहीं बनाते। जबकि एंड्रोसियम और गाइनोसियम जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और एक्सेसरी वर्ल है। ठीक है, इन सम फ्लावर जैसे कि लिली, उसमें कैलिक्स और कोरोला के बीच में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ऐसे केस में उसे पेरियंत कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरियंत। पेरियंत कब कहेंगे, जब आप कैलिक्स और कोरोला में कोई डिफरेंस नहीं कर पाओगे तब उसे क्या कहेंगे, पेरियंत कहेंगे। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों होते हैं, उसे बाइसेक्सुअल कहेंगे। कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिसमें या तो एंड्रोसियम होगा या गाइनोसियम, या तो स्टेमन होगा या पिस्टिल होगा, उसे कहेंगे यूनिसेक्सुअल। अगर उसमें स्टेमन है तो उसे स्टेमिनेट फ्लावर कहेंगे, उसमें सिर्फ पिस्टिल है तो उसे पिस्टिलेट फ्लावर कहेंगे। तो स्टेमिनेट और पिस्टिलेट फ्लावर बेसिकली किसके टाइप है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर के टाइप है। फिर है सिमेट्री। देखो सिमेट्री हमेशा 3 तरह की होती है। एक ऐसी, जैसे मान लो कोई एक रैंडम सा ऐसा कोई शेप बना दे और अपन को क्या है कि इसको 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करो, तो अपन कहीं से भी कट नहीं कर पाएंगे। ऐसी सिमेट्रिक को कहते हैं एसिमेट्रिक। ठीक है, एसिमेट्रिक का क्या मतलब है, अगर कोई स्ट्रक्चर एसिमेट्रिक है तो इसका मतलब ऐसा कोई इमेजिनरी लाइन नहीं है जो उस स्ट्रक्चर को 2 बराबर पार्ट में डिवाइड कर सके। फिर एक सिमेट्री होती है रेडियल सिमेट्री। कौन सी होती है, रेडियल सिमेट्री। जैसे कि सर्कल जो है वो रेडियल सिमेट्री शो करता है। बस आपको एक लाइन सेंटर में से पास करनी है, किसी भी तरफ से पास करो, अगर वो सेंटर में से पास हो रही है तो वो 2 बराबर पार्ट डिवाइड करेगी, तो उसे क्या कहेंगे, रेडियल सिमेट्री। फिर एक होती है बाइलेटरल सिमेट्री। जैसे कि मान लो ये ह्यूमन की एक डमी बनाता हूँ मैं, ठीक है, तो ये जैसे मान लो ये एक अपन ने डमी बना दी, ठीक है। अब इसको अगर 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करना है तो ऐसे सीधा ही कर पाएंगे, तो इसे कहेंगे बाइलेटरल सिमेट्री। तो जिसमें सिमेट्री नहीं होती ऐसे फ्लावर को कहते हैं एसिमेट्रिक फ्लावर। क्या कहेंगे, एसिमेट्रिक। जिसमें रेडियल सिमेट्री होगी उसे एक्टिनोमॉर्फिक कहेंगे, और जिसमें बाइलेटरल सिमेट्री होगी उसे जाइगोमॉर्फिक कहेंगे। ठीक है, अब अपन को एग्जाम्पल याद करने। एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री के एग्जाम्पल होता है मस्टर्ड, धतूरा, चिल्ली, ये सब। जाइगोमॉर्फिक मतलब बाइलेटरल सिमेट्री के एग्जाम्पल होते हैं पी, गुलमोर, बीन, केसिया। ठीक है, और एसिमेट्रिक के होते हैं कैना। ठीक है, तो 3 तरह की सिमेट्री होती है, एसिमेट्रिक होगा, एक्टिनोमॉर्फिक होगा और जाइगोमॉर्फिक होगा। एसिमेट्रिक का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कैना। एक्टिनोमॉर्फिक का एग्जाम्पल अपने क्या हो जाएगा, मस्टर्ड, धतूरा और चिल्ली। और जाइगोमॉर्फिक के एग्जाम्पल क्या होंगे, पी, गुलमोर और बीन और केशिया। एसिमेट्रिक कौन से होते हैं, जिनमें सिमेट्री नहीं होती। अपने जाइगोमॉर्फिक कौन से होते हैं, जिनमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है। एक्टिनोमॉर्फिक कौन से होते हैं, जिसमें रेडियल सिमेट्री होती है। नेक्स्ट है फ्लावर जो है वो 3 तरह का हो सकता, मतलब ये टर्म भी इस्तेमाल होती है, ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। मतलब जितने भी फ्लोरल अपेंडेज है, कैलिक्स हो गए, कोरोला हो गए, उनके इंडिविजुअल मेंबर के नंबर कितने। अगर 3 के मल्टीपल में तो ट्राइमेरस कहेंगे, 4 के मल्टीपल में तो टेट्रामेरस कहेंगे, 5 के मल्टीपल में तो पेंटामेरस कहेंगे। ठीक है, एक कभी कभी पेडिसल जो होती है उसके बेस पर एक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे ब्रैक्टिएट कहते हैं। अगर
वो है ब्रैक्ट कहते हैं, सॉरी, और अगर ब्रैक्ट है तो ऐसे फ्लावर को ब्रैक्टिएट कहेंगे, और ब्रैक्ट नहीं है तो उसे ई ब्रैक्टिएट कहेंगे, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट है अपने कि फ्लावर मतलब फ्लोरल पार्ट जो है वो थैलेमस पर कैसे लगते हैं। तो देखो कैसे लगने का क्या मतलब, जैसे मान लो ये थैलेमस है और ये सब फ्लोरल पार्ट है, जैसे ये क्या है कैलिक्स, ये क्या है कोरोला, ये क्या है एंड्रोसियम, और ये तीनों किसके नीचे लग रहे हैं, गाइनोसियम के लेवल के नीचे लग रहे हैं। ऐसे केस में जो फ्लावर जो होगा उसे अपन कहेंगे हाइपोगाइनस। क्या कहेंगे, हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस कब होगा, जब ओवेरी ऊपर होगी और बाकी सब उसके नीचे से निकलेंगे। तो हाइपोगाइनस कौन सा होता है, जिसमें ओवेरी सुपीरियर होती है, बाकी सारे स्ट्रक्चर नीचे से निकलते हैं, जैसे कि मस्टर्ड हो गया, चाइना रोज हो गया, ब्रिंजल हो गया। फिर एक होता है एपिगाइनस। एपिगाइनस देखते हैं, एपिगाइनस में जस्ट उल्टा होगा। इसमें क्या होगा कि ओवेरी नीचे होगी और बाकी सारे स्ट्रक्चर कहाँ से निकलेंगे, ऊपर से निकलेंगे। तो इसमें ओवेरी इंफीरियर होगी, बाकी पोजीशन ऊपर है, तो उनको कहेंगे एपिगाइनस, जैसे ग्वावा, कुकुम्बर, इन सब में। और फिर एक होता है पेरिगाइनस। पेरिगाइनस क्या होता है, ये दोनों स्ट्रक्चर पेरिगाइनस के, जिसमें लगभग एक रिम जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा एक ही लेवल पे, और उसी से सारे स्ट्रक्चर निकल जाएंगे। इस केस में ओवेरी को हाफ इंफीरियर ओवेरी या हाफ सुपीरियर ओवेरी कहते हैं। ऐसा किस में होता है, प्लम, रोज और पीच में होता है, ठीक है। यही सब अपने यहाँ पे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो फ्लावर के पार्ट्स देखते हैं। तो फ्लावर में टोटल 4 वॉल्स थे, कैलिक्स था, कोरोला था, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। एक एक करके करते हैं। पहला है कैलिक्स। कैलिक्स सबसे बाहर की तरफ होता है, आउटर मोस्ट वॉल होता है। इसके एक मेंबर को सेपल कहते हैं। ये जनरली ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर होता है और बर्ड स्टेट में फ्लावर के बाकी के पोर्शन को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। अगर सारे कैलिक्स, जैसे मान लो कि ये एक कैलिक्स है, ये दूसरा कैलिक्स, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सब ऐसे जुड़े हुए हैं, तब इसे कहेंगे गैमोसेपेलस। या फिर ऐसे भी हो सकते हैं, ये एक कैलिक्स, फिर ये एक कैलिक्स, फिर ये एक कैलिक्स, मतलब सेपल, सॉरी, ये एक सेपल, ये एक सेपल। तो सारे सेपल अगर फ्री है तो पॉलीसेपेलस, और सारे सेपल ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, गैमोसेपेलस, ठीक है। तो सेपल्स यूनाइटेड तो गैमोसेपेलस, सेपल फ्री तो पॉलीसेपेलस। फिर अगला आता है वर्ल, कोरोला। कोरोला का एक मेंबर क्या कहलाता है, पेटल कहलाता है। ये सेकंड नंबर का वर्ल है। ये जनरली कलर्ड होते हैं ताकि इंसेक्ट वगैरह को अट्रैक्ट कर सके, किसके लिए, पॉलिनेशन के लिए। कैलिक्स की जैसे ये भी दो तरह के हो गए, गैमोपेटलस, पॉलीपेटलस। गैमोपेटलस कब होते हैं, गैमो वर्ड लगता है जब फ्यूजन हो। तो गैमोसेपलस में सेपल जुड़े होते हैं, गैमोपेटलस में पेटल यूनाइटेड होंगे। पॉलीपेटलस मतलब पेटल फ्री होंगे। पेटल के अलग अलग शेप भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे ट्यूबुलर शेप, बेल शेप्ड, फनल शेप्ड, व्हील शेप्ड, अलग अलग तरह के हो सकते हैं। फिर सेपल और पेटल एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कैसे लगे हुए हैं। द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल इन फ्लोरल बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू ईच अदर, उसे अपन क्या कहेंगे, एस्टिवेशन। या तो अपन अरेंजमेंट देखेंगे सिर्फ और सिर्फ सेपल का, या अपन अरेंजमेंट देखेंगे सिर्फ और सिर्फ पेटल का। ऐसे अरेंजमेंट को अपन क्या कहेंगे, एस्टिवेशन कहेंगे। एस्टिवेशन जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रेकेट और वेक्सेलरी। वेलवेट में क्या होता है कि सारे जो मेंबर होंगे, जैसे या ये, जैसे मान लो सारे के सारे पेटल मान लेते हैं या सारे सेपल एक दूसरे को सिर्फ टच करेंगे, ओवरलैप नहीं कर रहे, ठीक है। ऐसे केस में इसको क्या कहेंगे, वेलवेट। ऐसा किस में होता है, कैलोट्रोपिस में। फिर होते हैं ट्विस्टेड, जिसमें हर मेंबर एक एंड से खुद अंदर होगा, एक एंड से किसी दूसरे को ओवरलैप करेगा। फिर ये वाला इसके अंदर है और इस तरफ से ऊपर है, ये इस तरफ से अंदर है, इस तरफ से ऊपर है। एक तरफ से ओवरलैप करेंगे और एक तरफ से खुद किसी से ओवरलैप्ड हो रखे हैं, ठीक है। या अपन ऐसे कह सकते हैं, हर मेंबर दूसरे वाले मेंबर को एक एंड पर ओवरलैप कर रहा है, तो इसे कहते हैं अल्टरनेट। और इसमें कौन कौन से आते हैं, चाइना रोज, लेडी फिंगर, कॉटन आते हैं। फिर है इम्ब्रेकेट। अब इम्ब्रिकेट जो होता है उस केस में क्या होता है कि सारे ओवरलिपिंग तो होते हैं पर कुछ पैटर्न नहीं होता, कोई कहीं पर भी ओवरलिपिंग कर सकता है। ऐसा होता है केस या और गुलमोर में। और फिर लास्ट वाला वेक्सेलरी। वेक्सेलरी में एक फिक्स पैटर्न है, टोटल 5 इसमें मेंबर होंगे। एक मेंबर बहुत बड़ा सा होगा जिसे स्टैंडर कहेंगे, ठीक है। 2 मेंबर छोटे छोटे से होंगे, नीचे जुड़े होंगे, जिसे कील कहेंगे। और 2 ऐसे साइड में होंगे जिसे अपन क्या कहेंगे, विंग्स कहेंगे। ये इन विंग्स को ओवरलैप कर रहा है और विंग्स किसको ओवरलैप कर रही है, कील को। ये आ जाती है वेक्सेलरी। इसमें सब में आपको नाम याद करना अच्छे से और एग्जाम्पल याद करना।
नेक्स्ट आता है अपने एंड्रोसियम। एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसके एक मेंबर को अपन क्या कहते हैं, स्टेमन। और जानते हो स्टेमन में क्या होता है, एक फिलामेंट होता है और ऊपर एक क्या होता है, एंथर होता है। ठीक है, एंथर के अंदर क्या होते हैं, पॉलन सैक होते हैं, पॉलन ग्रेन वगैरह बनेंगे। ठीक है, तो देखो कंपोज्ड ऑफ स्टेमन, इसमें एक फिलामेंट होगा, एक एंथर होगा। एंथर जो होगा बाइलोब्ड होता है और उसमें हर लोब में 2 चैम्बर होते हैं, टोटल 4 चैम्बर हो जाते हैं और उन चैम्बर को पॉलन सैक कहते हैं और उसमें पॉलन ग्रेन बनते हैं। अगर स्टेमन स्टेराइल है तो उसे स्टेमिनोड कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेमिनोड। अब जो अपने मतलब अपने क्या नाम है, जो एंड्रोसियम वाला पार्ट है वो पेटल के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है, चिपका हुआ हो सकता है, या पेरियंथ के साथ जुड़ा हुआ हो सकता है। अगर पेटल से जुड़ा हुआ है तो उसे एपीपेटलस कहेंगे, जैसे ब्रिंजल में होता है, और पेरियंथ के साथ जुड़ा हुआ है तो उसे एपीफाइलस कहेंगे, जैसे कि लिली में होता है। ठीक है, एक वर्ड होता है पॉलीएंड्रस। क्या होता है, देखो पॉलीएंड्रस के केस में बहुत सारे स्टेमन होंगे लेकिन सब फ्री होंगे। अब अगर फ्री नहीं है तो स्टेमन एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रखे होंगे, तो अगर कंबाइन करके सिर्फ एक ही ग्रुप बना रहे तब तो कहेंगे मोनोएडेल्फस। 2 ग्रुप बनते हैं तो डाईएडेल्फस, 2 से ज़्यादा बनते हैं तो पॉलीएडेल्फस। तो पॉलीएंड्रस और पॉलीएडेल्फस में क्या फ़र्क है, पॉलीएंड्रस में हर एक मेंबर अलग है, इसमें ग्रुप तो है लेकिन ग्रुप बहुत सारे हैं। ठीक है, तो किस किस में कौन कौन से वो अपन को याद करना है। जैसे मोनोएडेल्फस होता है चाइना रोज में, 2 बंडल या डाईएडेल्फस होता है पी में, और पॉलीएडेल्फस किस में होता है, सिट्रस में। ठीक है, देयर मे बी वेरिएशन इन लेंथ ऑफ फिलामेंट विथ फ्लावर। अलग अलग लेंथ के मतलब फिलामेंट हो सकते हैं एक फ्लावर में, जैसे कि साल्विनिया और मस्टर्ड में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे लेते हैं गाइनोसियम। तो देखो गाइनोसियम जो है वो बेसिकली क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसका, फ्लावर का। और इसमें या तो एक या बहुत सारी क्या होती है, कार्पल या पिस्टिल होती है। ठीक है, अब एक कार्पल को आप देखोगे तो उसके ऊपर एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा जिसे अपन क्या कहते हैं, स्टिग्मा। उसके बाद एक थिन स्ट्रक्चर होगा जिसे क्या कहेंगे, स्टाइल। और सबसे नीचे एक स्वेलन पार्ट होगा जिसे क्या कहेंगे, ओवेरी। ठीक है, ये लैंडिंग पार्ट का काम करता है किसके लिए, पॉलन ग्रेन के लिए। और ओवेरी जो होती है उसके अंदर भी बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। अब इस ओवेरी के अंदर होते हैं ओव्यूल। क्या होते हैं, ओव्यूल। और ओव्यूल जो होता है, जैसे मान लो ये ओवेरी बनाई, इसके अंदर ओव्यूल है, और ओव्यूल एक स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ रहेगा, मतलब एक जगह से जुड़ा हुआ रहेगा। जैसे मान लो यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो जिससे जुड़ा हुआ है उसे तो कहते हैं फनिकल। क्या कहते हैं, फनिकल। और जिस जगह से जुड़ा हुआ है उसे अपन कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। तो देखो यही सब लिखा हुआ है यहाँ पर। क्या कहाँ गए, 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। ओवेरी इनलार्ज बेसल पार्ट होता है। ठीक है, इलोंगेटेड पार्ट क्या होता है, स्टाइल। और स्टाइल के ऊपर क्या होती है, स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा यूजुअली एट द टिप ऑफ स्टाइल, और ये रिसेप्टिव सरफेस है पॉलन ग्रेन के लिए। ओवेरी के अंदर एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल हो सकते हैं, और ओव्यूल जिस जगह से जुड़े हुए रहते हैं उसके कहते हैं प्लेसेंटा। When more than 1 कार्पल प्रेजेंट होती है, अब एक से ज़्यादा कार्पल होगी तो ऑब्वियस थिंग है उसमें 2 केस हो सकते हैं, वो कार्पल अलग अलग हो सकती है और वो कार्पल जुड़ी हुई हो सकती है। तो अगर अलग अलग है तो उसे एपोकार्पस कंडीशन कहेंगे, और अगर जुड़ी हुई है तो उसे सिनकार्पस कहेंगे। वापस देखते हैं, गाइनोसियम 2 तरह की होती है, मोनोकार्पलरी। मोनोकार्पलरी मतलब एक ही कार्पल है, और एक से ज़्यादा कार्पल होगी तो उसे कहेंगे मल्टी कार्पलरी। अब मल्टी कार्पलरी 2 तरह की होती है, एपोकार्पस जिसमें बहुत सारी कार्पल तो होती है लेकिन एक दूसरे से अलग अलग होती है, और एक होती है सिनकार्पस जिसमें कार्पस जुड़ी हुई रहती है। ठीक है, एपोकार्पस किस में होता है, लोटस और रोज में होता है। सिनकार्पस किस में होता है, मस्टर्ड और टोमेटो में होता है। ठीक है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ओवेरी जो होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में, और उसके अंदर का जो ओव्यूल होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सीड में। नेक्स्ट अपना टॉपिक है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन का क्या मतलब है कि एक ओवेरी के अंदर ओव्यूल कैसे लगा हुआ है। अब इसे प्लेसेंटेशन क्यों कहा, क्योंकि ओव्यूल जहां लगा होगा उस जगह को क्या कहते हैं, प्लेसेंटा। तो एक तरीके से अपन ऐसे भी समझ सकते हैं प्लेसेंटा कितने तरीके से। तो द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवेरी, उसे क्या कहते हैं, प्लेसेंटा, प्लेसेंटेशन। अब कैसे कैसे होता है, सबसे पहला है मार्जिनल। मार्जिनल के केस में क्या होता है, जैसे पी प्लांट में, ठीक है, उसमें एक बीच में रिज होती है और उसमें 2 रो में क्या लगे होते हैं, सीड लगे होते हैं, मतलब यहाँ पर क्या होगी, प्लेसेंटा हो जाएगी। ठीक है, ऐसा किस में होता है, पी में। फिर होता है एक्सिल। एक्सिल के अंदर क्या होता है, मान लो ये ओवेरी है तो इसके सेंटर पर क्या होंगे, ओव्यूल लगे होंगे, ऑब्वियस थिंग है प्लेसेंटा भी वहीं होगी।
और इसके बीच बीच में यहाँ सेप्टा भी होंगे। तो एक सेप्टा के बाद जो ये एक हिस्सा बनता है इसे कहते हैं लोक्यूल। इसका मतलब यहाँ ओवेरी कैसी होगी, मल्टी लोक्यूलर होगी। तो मल्टी लोक्यूलर ओवेरी होगी और प्लेसेंटा कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, एक्सिल पर, और उसके ऊपर क्या लगे होंगे, ओवेरी ओव्यूल लगा होगा, जैसा कि चाइना रोज, टोमेटो, लेमन, इनमें होता है। फिर होता है पेराइटल। पेराइटल में क्या होता है, ये ओवेरी है तो प्लेसेंटा या बाउंड्री पर होगी, इसका मतलब ओव्यूल कहाँ लगे होंगे, या बाउंड्री पे लगे होंगे। कभी कभी इन पेराइटल में, ऐसे अपनी बुक में नहीं लिखा हुआ, पर इसके बीच में एक फाल्स सेप्टम होता है, ठीक है। ये फाल्स सेप्टम वाली बात तो लिखी हुई है अपने बुक में, इसका नाम नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो फाल्स सेप्टम होता है किसके अंदर, पेराइटल के अंदर, इसीलिए यहाँ ड्रॉ नहीं कर रखा। और इसमें जो प्लेसेंटा होते हैं वो बाहर वाली वॉल पे होते हैं और उसके ऊपर ओव्यूल लगे होते हैं, ठीक है, जैसे मस्टर्ड और आर्जिमोन में। नेक्स्ट है अपने फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल जो होता है उसमें भी प्लेसेंटा कहाँ होती है, एक सेंटर पे ही होती है, लेकिन उसमें और इस वाले में फ़र्क क्या है, इसमें मल्टी लोक्यूलर थी, इसमें एक ही लोक्यूल है, कोई सेप्टा नहीं है यहाँ पर। और सबसे लास्ट होता है बेसल, जिसमें एक ओव्यूल होता है, वो बेस पे लगा होता है नीचे की तरफ, ठीक है, सिंगल ओव्यूल होगा, जैसे कि सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में। अपन को इन सब के क्या करने हैं, अपन को ये याद रखना है कि एग्जाम्पल क्या है। मार्जिनल का क्या है, पी, एक्सिल का क्या है, चाइना रोज, टोमेटो, लेमन, पेराइटल का क्या है, मस्टर्ड, आर्जिमोन, फ्री सेंट्रल का क्या है, डाइएंथस और प्रिमरोज, बेसल का क्या है, सनफ्लावर और मैरीगोल्ड। इसमें और क्या चीज़ याद रखनी है, इसमें एक ही ओव्यूल होता है। इसमें क्या याद रखना है, इसमें कोई सेप्टा नहीं होता और सेंट्रल पोजीशन पे प्लेसेंटा होती है। इसमें बाउंड्री की तरफ होती है और एक फाल्स सेप्टम होता है। इसमें एक से ज़्यादा लोक्यूल होते हैं और सारी चीज़ें कहाँ लगी होती है, सेंटर पे ही लगी होती है। इस पर एक रिज बनेगा और उस पर दो लेयर, दो लाइन में क्या होंगे, ओव्यूल लगेंगे, ठीक है। तो ये अपने क्या था, प्लेसेंटेशन। नेक्स्ट अपने फ्रूट। देखो फ्रूट जो होता है वो बेसिकली किससे बनता है, ओवेरी के राइपनिंग से बनता है, ठीक है। जनरली ओवेरी की राइपनिंग होती है फर्टिलाइजेशन के बाद, कभी कभी विदाउट फर्टिलाइजेशन भी ओवेरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे फ्रूट को पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं, ठीक है। ओवेरी की क्या होती है, वॉल होती है। तो जब ओवेरी से फ्रूट बनता है तो फ्रूट के अंदर भी वॉल होती है, उस फ्रूट वॉल को कहते हैं पेरिकार्प। और फ्रूट के अंदर एक तो पेरिकार्प होगा, जैसे कि ये पेरिकार्प है, और एक अंदर क्या होगा, सीड होगा। जैसे मैंगो के केस में जो सबसे बाहर छिलका होता है, जो कवर होता है, उसे अपन कहते हैं एपिकार्प। जो अपन खाते हैं पार्ट वो क्या होता है, मीजोकार्प। और फिर जो अंदर की तरफ जो हार्ड सा स्टोनी सा पार्ट होता है उसे अपन कहते हैं एंडोकार्प। और अगर उसे तोड़े तो उसके अंदर से सीड निकलेगा। तो ये 3 लेयर का तो क्या हुआ, पेरिकार्प। पेरिकार्प में 3 लेयर कौन कौन सी होती है, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। और सबसे अंदर क्या होता है, सीड होता है, ठीक है। मैंगो और कोकोनट जो है उनके फ्रूट का टाइप याद रखना, ये कौन से, ड्रूप फ्रूट है, ठीक है, दोनों ही। दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी मतलब एक ही कार्पल होगा, सुपीरियर ओवेरी। इसका मतलब अगर आपको एग्जाम में पूछे कि मैंगो में कितनी कार्पल होती है तो एक, कोकोनट में एक। अगर आपको पूछे मोनो में ओवेरी की पोजीशन क्या होती है, सुपीरियर, कोकोनट में सुपीरियर। इसका मतलब बाकी सब नीचे है तो हाइपोगाइनस हो जाएंगे सब, और एक ही सीड बनता है, ठीक है। बस नारियल के केस में एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प सब खाने लायक नहीं होते, ठीक है। उसमें अपन सीड का एंडोस्पर्म कंज्यूम करते हैं, ठीक है। और नारियल के केस में मीजोकार्प जो होता है वो फाइब्रस होता है। नेक्स्ट है अपने सीड। देखो सीड जो होता है उसमें दो, हाँ कब बनेगा, फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा। और ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है, सीड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अब एक सीड में 2 चीज़ें होती है, एक सीड कोट और एक क्या होता है, एम्ब्रियो। सीड कोट 2 हो सकते हैं, टेस्टा एंड टेगबन। और एम्ब्रियो जो होता है उसमें एक तो होगा कोटिलिडन और एक होगा एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस में क्या होगा कि जैसे मान लो ये कोटिलिडन लगे हुए हैं यहाँ पर इस तरफ, तो कोटिलिडन्स के ऊपर वाला पार्ट जो होगा वो एपिकोटाइल, नीचे वाला पार्ट जो होगा वो हाइपोकोटाइल। इसका जो टिप होगा एपिकोटाइल का उसे प्लूम्यूल कहेंगे और इसके टिप को क्या कहेंगे, रेडिकल कहेंगे, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। अ सीड इज मेड ऑफ सीड कोट एंड एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो इज मेड ऑफ रेडिकल, एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 1 और 2 कोटिलिडन्स हो सकते हैं। 1 है तो मोनोकोट जैसे कि वीट और मेज, 2 है तो डाइकोट जैसे कि ग्राम और पी। पहले अपन डाइकोट का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो देखो डाइकोट का स्ट्रक्चर इस डायग्राम से समझते हैं। सबसे मेन तो क्या है, इसमें देखो बाहर की तरफ एक कवरिंग है जिसे सीड कोट कहते हैं, 2 होती है, टेस्टा और टेगमन।
फिर देखो एक ऐसे रिज दिख रही है जिससे ये जुड़ा हुआ रहेगा, इसे कहेंगे हाइलम। एक छोटा सा पोर होता है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं, जिससे वाटर वगैरह एब्जॉर्ब हो सकते हैं अंदर। अब इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इसमें एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है और उसके साइड में दो कोटिलिडन्स लगे रहते हैं। दो कोटिलिडन्स लगे हुए हैं इसलिए ये डाइकॉट है। अब ये बीच वाली एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट, ये ऊपर वाला पार्ट जो कोटिलिडन के ऊपर है, इसे कहेंगे एपिकोटाइल, और जो नीचे है उसे क्या कहेंगे, हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल की जो टिप होगी उसे कहेंगे प्ल्यूम्यूल, हाइपोकोटाइल की जो टिप होगी उसे क्या कहेंगे, रेडिकल। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है सब में। अब जो सीड जो होते हैं उनके अंदर न्यूट्रिशन के लिए एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं एंडोस्पर्म। क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म। ये न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है। तो ये न्यूट्रिटिव टिश्यू कुछ सीड में तो होता है, कुछ में मतलब कंज्यूम हो जाता है जब तक डेवलपमेंट होते हैं। तो जिन सीड में अभी भी एंडोस्पर्म पड़ा है उसे अपन कहेंगे एंडोस्पर्मिक सीड, और जिसमें नहीं है उसे अपन कहेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। अब देखो जो दो तरह के सीड होते हैं, एक एंडोस्पर्मिक और एक नॉन एंडोस्पर्मिक। इसमें से एंडोस्पर्मिक सीड जो होंगे उसमें एंडोस्पर्म होता है, और जनरली मोनोकॉट के सीड, जनरली एक्सेप्शन होंगे, जनरली मोनोकॉट के सीड एंडोस्पर्मिक होंगे, और डाइकॉट के जो सीड जो होते हैं वो कौन से होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। यहाँ पर एंडोस्पर्मिक सीड का एक एग्जाम्पल दे रखा है कैस्टर, और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड के एग्जाम्पल दे रखे हैं बीन, ग्राम और पी। अपन पढ़ते हैं मोनोकॉट सीड। देखो मोनोकॉट सीड अभी मैंने बताया, मोनोकॉट सीड जनरली कैसे होते हैं, एंडोस्पर्मिक, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं जैसे ऑर्किड, ये मोनोकॉट है लेकिन नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। ठीक है, अब देखो जैसे कुछ सीड, जैसे मेज का एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें जो फ्रूट वॉल जो होती है वो सीड कोट के साथ फ्यूज हो जाती है और एक पतली सी थिन लेयर बना लेती है, जैसे इस डायग्राम में दिख रही है। ये जो बाहर वाली लाइन है ये सीड कोट प्लस फ्रूट वॉल दोनों है। उसके बाद देखो एक प्रोटीन की कवरिंग होती है, ये जो कवरिंग दिख रही है ये प्रोटीन की एक कवरिंग हो जाएगी जिसे क्या कहेंगे, एल्यूरोन लेयर, और फिर उसके अंदर ये फूड स्टोर है जिसे क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म। ठीक है, और एंडोस्पर्म है इसलिए एंडोस्पर्मिक सीड है। अब ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये बेसिकली इसमें क्या क्या पार्ट है वो देखते हैं अच्छे से। तो इसमें जैसे अपने डाइकॉट में देखा था वैसे वैसे एक क्या होगी, एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी। इसमें सिर्फ एक ही कोटिलिडन होता है और उस कोटिलिडन को अपन स्क्यूटेलम भी कहते हैं। ठीक है, एक लार्ज होता है और उसे स्क्यूटेलम भी कहते हैं। दूसरी तरफ एक छोटा सा ऐसे हो सकता है कि भाई यहाँ पर एक और क्या था, कोटिलिडन्स था, उसे एपीब्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, एपीब्लास्ट। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस और यहाँ से एक सिंगल कोटिलिडन्स निकला हुआ। अब इसके जो ऊपर वाला हिस्सा होगा वो एपिकोटाइल, नीचे वाला हिस्सा जो होगा वो हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल की टिप जो होगी वो प्ल्यूम्यूल, हाइपोकोटाइल की टिप जो होगी वो क्या कहलाएगी, रेडिकल। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा क्या है, रेडिकल के ऊपर एक कवरिंग होती है और प्ल्यूम्यूल के ऊपर भी कवरिंग होती है। प्ल्यूम्यूल की कवरिंग को कहते हैं कॉलियोप्टाइल और रेडिकल की कवरिंग को कहते हैं कॉलियोरेजा। ठीक है, तो देखो ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, यहाँ से ये एक स्क्यूटेलम निकला हुआ है। ठीक है, सिंगल कोटिलिडन्स निकला हुआ है, और ये अपने प्ल्यूम्यूल हो गया। प्ल्यूम्यूल के ऊपर ये कवरिंग है जिसे कॉलियोप्टाइल कहते हैं। ये रेडिकल हो गया, यहाँ पे नीचे क्या होगा अपने रेडिकल, और फिर ये उसके ऊपर क्या हो गया, कॉलियोराइजा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो अपने सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट। अब देखो फ्लावरिंग प्लांट में अपन बनाने के लिए क्या करते हैं, फ्लावर फार्मूला लिखते हैं, और फ्लावर फार्मूला लिखने के लिए क्या करते हैं, अपन सारी चीज़ों को सिंबल से डिनोट करते हैं। जैसे मान लो अगर ब्रेक्ट बनानी है, मतलब प्लांट में ब्रेक्ट है तो अपन BR लिख देंगे, इसे ब्रेक्टिएट कहेंगे। अगर नहीं है तो उसे EBR लिख देंगे। ठीक है, कैलिक्स कितने हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, उसके लिए K सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। अब मान लो तो कैलिक्स के अंदर 5 सेपल है तो K के नीचे 5 लिख देंगे। अगर मान लेते हैं कि 5 सेपल है लेकिन सब जुड़ी हुई है तो ऐसे ब्रैकेट में बना देंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा, गेमोसेपेलस, ये क्या हो जाएगा, पॉलीसेपेलस। कोरोला के लिए C लिखते हैं। मान लेते हैं उसमें 4 पेटल है तो ऐसे लिख देंगे। मान लो उसमें 6 पेटल है लेकिन 2 अलग दिख रही है, 4 अलग दिख रही है तो ऐसे 2 + 4 लिख देंगे। मान लेते हैं कि उसके 4 पेटल है और चारों जुड़ी हुई है तो उसे क्या कहेंगे, गैमोपेटलस कह देंगे। और मान लो चारों फ्री है तो उसे क्या कह देंगे, पॉलीपेटलस कहेंगे। एंड्रोसियम को A से डिनोट करते हैं। उसमें कितने स्टेमन है उसको नीचे नंबर लिख देते हैं। जैसे एंड्रोसियम के अंदर बहुत सारे स्टेमन है तो इनफाइनाइट। मान लो उसमें 6 स्टेमन है तो A6। मान लो उसमें 6 स्टेमन है, 2 अलग है, 4 अलग है तो 2 + 4 ऐसे लिख देंगे। गाइनोसियम को G से लिखते हैं।
अगर गाइनोसियम जो है मान लो सुपीरियर है, सुपीरियर ओवेरी है, तो लाइन नीचे कर देंगे कि भाई जी ऊपर है मतलब जी सुपीरियर है, और इन्फीरियर है तो ऊपर लाइन कर देंगे, ठीक है। और वही इसके अंदर जितनी कार्पल होगी अपन उतने नंबर लिख देंगे। अगर सब जुड़ी हुई है तो ब्रैकेट में लिख देंगे, जैसे 2 लिखकर एक ब्रैकेट बनाते हैं तो ये सिन कार्पस कंडीशन है और दोनों जुड़ी हुई है, ठीक है। अगर यूनिसेक्सुअल है तो मेल के लिए ऐसा और फीमेल के लिए ऐसा, और बाईसेक्सुअल है तो ये सिंबल का इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। अगर एक्टिनोमॉर्फिक है मतलब एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री है, एक्टिनोमॉर्फिक कौन सी थी, रेडियल सिमेट्री थी, तो ऐसा सिंबल बनाएंगे फ्लावर फॉर्मूले में। और अगर जाइगोमॉर्फिक है तो ऐसा सिंबल बना देंगे, ठीक है। तो इन सारे सिंबल से यूज करते हुए फ्लावर का डिस्क्रिप्शन लिखेंगे तो ऐसा एक लाइन तैयार हो जाएगी जिसे फ्लोरल फार्मूला कहते हैं। जैसे ये फ्लोरल फार्मूला है किसका, ब्रेसिकेसी फैमिली का। अब इसमें एक्टिनोमॉर्फिक है, बाईसेक्सुअल है, और इसमें अपने क्या है, कैलिक्स है, कितने हैं टोटल 4 है, 2 + 2 के अरेंजमेंट में, कोरोला भी 4 है, और ब्रैकेट नहीं बना रखे मतलब ये पॉलीसेपेलस पॉलीपेटलस कंडीशन है। एंड्रोसियम टोटल उसमें 6 स्टेमन है, 2 अलग अरेंज है, 4 अलग है, देखो 2 बाहर की तरफ बना रखे, 4 अंदर की तरफ। और जो ओवेरी जो है वो सुपीरियर है, सिन कार्पस है क्योंकि ब्रैकेट में बना रखी है, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर अपन ऐसे जो स्ट्रक्चर बनाते हैं ये डायग्राम, इसे फ्लोरल डायग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लोरल डायग्राम। इसमें अपन जो सेपल होगा उसको शो करने के लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये यूँ, ये वाले देखो सारे सेपल के लिए है। और पेटल के लिए अपन ऐसे जो ऐसे मून लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये देखो ये पेटल शो कर रहे हैं। कितने बनाने हैं, जितने हो उतने बनाने हैं। ये अपने स्टेमन को शो कर रहा है, और सबसे अंदर जो जैसा प्लेसेंटेशन होगा वैसा बना देंगे। ये अपने मदर एक्सिस को डिनोट करती है, ठीक है। तो पोजीशन इज इंडिकेटेड बाय इंक्लोजिंग अ फिगर विद इन द ब्रैकेट, ये अपन ने बता दिया। एक देखो 2 वर्ड होते हैं, एक होता है एडिशन और एक होता है कोहेसन। तो एडिशन वर्ड का मतलब है कि एक वल बोले तो एंड्रोसियम पेटल के साथ जुड़ा हुआ है या नहीं है, उसे एडिशन कहते हैं। और एंड्रोसियम के साथ मतलब एक स्टेमन दूसरे स्टेमन के साथ जुड़ा हुआ, उसे कोहेसन कहते हैं। जैसे अपन लिखते हैं ना सिन कार्पस, तो अपन लिखते हैं बहुत सारी कार्पल जुड़ी हुई होगी, तो वो बेसिकली कोहेसन है, ठीक है। और अगर मैं लिखूं कि एंड्रोसियम पेटल के साथ जुड़ा हुआ है, एपीपेटलस है, तो बेसिकली ये एडिशन का एग्जाम्पल है। अगर एंड्रोसियम पेटल के साथ जुड़ा हुआ है तो ऐसे लाइन बना देंगे उनके ऊपर, ठीक है। अब अपने नीचे देखो इस चैप्टर में बहुत सारी फैमिली दे रखी है। हाँ, ये आप याद करना, ये किसका है, ब्रेसिकेसी फैमिली का फ्लावर फार्मूला फ्लावर डायग्राम में, ठीक है, जिसमें मस्टर्ड वगैरह आती है। तो सबसे पहले अपने है फैबेसी फैमिली, ठीक है, वो तो है ही है ब्रेसिकेसी वाली। उसके बाद फैबेसी फैमिली दे रखी है, इसे पेप्लियोनेसी फैमिली कहते हैं, पेप्लियोनियोडी कहते थे पहले, और लेग्यूमिनेसी फैमिली के अंदर पढ़ाते थे, अब इसे अलग से पढ़ाने लग गए। अब इसमें आपको ट्री के बारे में, स्टेम के बारे में, लीफ के बारे में सब, कौन सी वेनेशन है क्या है सब दे रखा है। और फिर सबसे देखो यहाँ पर फ्लावर फार्मूला दे रखा है, ठीक है, और ये इसका फ्लावर डायग्राम। फ्लावर फार्मूले से अपन को साफ पता चल रहा है कि जाइगोमॉर्फिक है, बाईसेक्सुअल है, इसमें 5 सेपल है, पॉलीसेपलस है, इसमें 5 पेटल भी है, लेकिन वो 1 + 2 + 2 के अरेंजमेंट में लगी हुई है। ऐसा अरेंजमेंट किस में था, अपने वैक्सिलरी में था। वैक्सिलरी में पता हो तो एक स्टैंडर होती है, 2 विंग्स होती है और 2 क्या होती है, कील होती है। इसमें एंड्रोसियम में टोटल 10 स्टेमन है जो डाई एडेल्फस कंडीशन में लगी हुई होती है। 9 एक ग्रुप में लगी हुई है, एक अलग लगी हुई है। इसमें सुपीरियर ओवेरी है और एक ही उसमें क्या शो कर रखी है, कार्पल, मोनोकार्पली कंडीशन है, ठीक है। और ये सब क्या दे रखे हैं, एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको। एग्जाम्पल आप क्या करना, इन सारी फैमिली के नाम, इनके फ्लावर फार्मूला लिख के और इनके एग्जाम्पल लिख के सब याद कर लो, ठीक है, ताकि एक चार्ट टाइप, मतलब कैलिक्स कोरोला, वैसे कैलिक्स कोरोला के बारे में तो इन फ्लावर फार्मूले से पता चल जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा फीचर हो तो आप अलग से लिख कर इन सबको आप एक टेबल के फॉर्म में लिख के याद कर दो। जैसे ये सोलेनेसी फैमिली पोटैटो की है, ठीक है, उसका भी दे रखा है फ्लावर फार्मूला। उसके बाद अपन को नेक्स्ट है लिलियेसी फैमिली, लिली फैमिली भी कहते हैं, और ये उसके एग्जाम्पल वगैरह दे रखे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ये जो मॉर्फोलॉजिकल इन फ्लावरिंग प्लांट है ये पूरा होता है। उम्मीद करूँगा कि आप अच्छे से मेहनत करेंगे, खूब सारा हार्डवर्क करेंगे, खूब खुश रहेंगे, खूब मस्त रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।